हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और आज आपका भाई लेकर के आया है फिर से इस बीए कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर एक नए अंदाज में नए तरीके से आज क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है अर्ध नारीश्वर और इस पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपका भाई आपसे कुछ बोलता है। फिर से एक बार आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बतावें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और आप देख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर को। तो ये अपने बिहार के सपूत हैं। तो ये इस पाठ को लिखे हैं, थोड़ा बिहार के तो भोजपुरी हम बोले थोड़ा देर। तो ये पाठ के लेखक जन पाठ बा एक नाम बावे अर्धनारीश्वर और ई पाठ के हमने के आज देखल जाए सारांश। और ये पाठ के जो लेखक बा वो नाम बा रामधारी सिंह दिनकर जे अपने के बिहार के बानी और ये हिंदी 100 मार्क्स के हुई चैप्टर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज में। तो इस पाठ का सारांश आपके बीच प्रस्तुत होगा। यस, तो ये रहा आपके बीच ये पाठ का सारांश। तो चलिए हम शुरू करते हैं अर्धनारीश्वर पाठ का। पहले हम जानेंगे लेखक परिचय, उसके बाद इस पाठ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पहले लेखक के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक परिचय। पहले आपका भाई लेखक के बारे में बताएगा फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो आइए, ये जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर आधा नारी और आधा पुरुष, आधा नर और आधा मादा, इस भाग को अर्धनारीश्वर कहते हैं। ये अपने शंकर जी इस रूप के प्रतीक है। तो आइए देखते हैं। तो अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक परिचय, जिसमें पहले आप लेखक के बारे में जानेंगे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974। 23 सितंबर 1908 को जन्म, 24 अप्रैल 1974 को निधन। फिर से आपका भाई फिर से एक बार बताएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 और निधन 24 अप्रैल 1974, यानी कि 1908 से लेकर के 1974 तक ये रामधारी सिंह दिनकर 1908 में जन्म, 1974 में निधन। और 1908 ये जो है वो माह का नाम क्या है? 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 और निधन क्या था? निधन 24 अप्रैल 1974। तो चलिए आगे जानते हैं इनका जन्म स्थान के बारे में। ध्यान देना है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार, और हम लोग है बिहार का, और रामधारी सिंह दिनकर भी थे बिहार का, सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। राज्य का नाम बिहार, जिला का नाम बेगूसराय, गांव का नाम सिमरिया। आगे उनके माताजी का नाम मनरूप देवी, पिताजी का नाम रवि सिंह। माताजी का नाम मनरूप देवी और पिताजी का नाम रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उनके माताजी का नाम मनरूप देवी
और पिताजी का नाम रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता जी का नाम मनरूप देवी और पिताजी का नाम रवि सिंह। माता जी का नाम मनरूप देवी और पिताजी का नाम रवि सिंह। देखना है आगे, इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई थी, शुरू की शिक्षा गांव में हुई थी। चूंकि गांव के बच्चे, हम बिहार वासी हैं भैया, पहले बिहार में अपन गांव ठीक बा, ओकरा बाद दोसर कहीं देखल जाए। ता ये जो इनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी कहाँ हुई थी? गांव में। रामधारी सिंह दिनकर की जो शुरू की शिक्षा हुई थी वो कहाँ प्राप्त किए थे? गांव में। आगे, और 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक। और आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन को दोहराया जा चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वो उन्होंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा कब तथा कहां से प्राप्त किए थे? 1928 मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। 1928 मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। 1928 मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। तो आपसे पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त किए? तो गांव से। और हाई स्कूल की शिक्षा मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल 1928। और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स विषय इतिहास। इनका मेन विषय क्या था? हिस्ट्री, है ना। और 1932 में इन्होंने पढ़ाई कहां से किया था भाई? पटना से। कहां से? पटना से। किस चीज की पढ़ाई? किस चीज की पढ़ाई? बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट की पढ़ाई इन्होंने कहां से किया था? पटना कॉलेज से। और ऑनर्स विषय क्या था? इतिहास। तो चलिए अब हम जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के इस अर्धनारीश्वर पाठ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ के बारे में। लेकिन पाठ को स्टार्ट करने से पहले आपका भाई आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, जिसमें आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तीसरा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो यह पाठ है अर्धनारीश्वर, ये कौन सी विद्या है? और ये चौथा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उनका जन्म किस जिला में हुआ था? और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है साथ ही साथ इन्होंने जिस पाठ को लिखा है इसमें किसके किसके बारे में लिखा गया है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पाठ के सारांश को। तो चलिए ध्यान देना है सभी बच्चों को। अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं वर्ड को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आप लोग प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या है? निबंध। तो प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। वाओ, नेशनल पोएट रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से किनको जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। राष्ट्र कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। तो प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर जी ने अपना मनोचिता आदर्श निरूपित किया है। अर्धनारीश्वर में जो दिनकर जी हैं वो स्त्री और पुरुष जो स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को इस पाठ में उन्होंने बताया है। तो ये बात इसमें बोला गया है कि प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर जी ने
अपना मनचिता आदर्श निरूपित किया है और मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर ही आएगा कि अर्धनारीश्वर किसका किसका कल्पित रूप होता है, तो शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप होता है, तो शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किसका किसका कल्पित रूप होता है, तो शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती का। देखना है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है ना। अर्धनारीश्वर में जो पुरुष आधा अंग जो होता है वो पुरुष का होता है और आधा अंग जो होता है वो किसका होता है, नारी का। तो अर्धनारीश्वर में आधा अंग पुरुष का और आधा अंग किसका होता है, नारी का। तो इस पाठ में आपको बताया गया कि प्रस्तुत पाठ जो अर्धनारीश्वर है यह एक निबंध है जिसके लेखक रमधारी सिंह दिनकर है और इस पाठ के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, क्या भेदभाव है, इस सारी बातों को इस पाठ के माध्यम से वो बतलाना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है इस पाठ में कि जो अर्धनारीश्वर है वो ईश्वर और स्त्री और पुरुष का मतलब शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। आधा भाग स्त्री का और आधा भाग पुरुष का होता है, यानी कि अर्धनारीश्वर में अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो आप बोल सकते हो शंकर और पार्वती का। आगे इसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है, ध्यान देना है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। अर्धनारीश्वर के माध्यम से ये बताया गया है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए तो उसका मर्यादा कम नहीं होगा बल्कि उसके गुणों में अभिवृद्धि होगी। कहने का मतलब है जब 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 पुरुषों में नारी का गुण आ जाए, जब पुरुषों में किसका गुण आ जाए, नारी का, तो पुरुष की मर्यादा जो होती है वो हीन नहीं होती, इसकी मर्यादा में छेड़ नहीं होता, इसकी मर्यादा कम नहीं होती, इसकी मर्यादा में और भी अभिवृद्धि होती है। इस पाठ में ये बताया गया है। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। आपके पेपर में एक और क्वेश्चन बनेगा, स्त्रियों की पराधीनता कब से आरंभ हो गई, तो स्त्रियों की जो पराधीनता है वो कृषि के विकास के फलस्वरूप क्या हो गया, आरंभ हो गया, है ना। स्त्रियों की पराधीनता कब से शुरू हो गई, कृषि के विकास के फलस्वरूप। कृषि के विकास के बाद स्त्री और पुरुषों का जो जीवन है वो दो भागों में बट गया। स्त्री घर के अंदर और पुरुष घर के बाहर सीमित हो गए। स्त्री घर के अंदर रह करके सारे कार्यों को करती थी और पुरुष घर के बाहर रह करके सारे कार्य को करते थे। इस बात तक हमारे लोगों ने ये निर्धारित कर दिया कि स्त्रियां सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर ही रह करके सारे कार्यों को करेंगी और पुरुष बाहर के जितने भी कार्य है उन सारे कार्यों को करेंगे, है ना। जिंदगी दो भागों में बट गई, नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, दोनों अपने कर्तव्य से विचलित हो गए, दोनों अपने कर्तव्य से क्या हो गए, विचलित हो गए। लेकिन आज के डेट में बाबू, आज के डेट में ये देखा जाता है कि सबसे आगे अगर कोई है तो स्त्रियां ही है, पुरुष पीछे हो गए आज के डेट में, क्योंकि आज स्त्रियों को स्वतंत्रता मिल गई है ना, जो कि ये स्वतंत्रता पहले नहीं थी। इसलिए स्त्रियां आज आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से। यहाँ पे नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, दोनों अपने कर्तव्य से विचलित हो गए, नर कर्कश और कठोर हो गया। युद्धों में रक्त बहाते वक्त इस बात का इसे ध्यान ही नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, और ना ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है। यहाँ पे स्त्री जो है वो कर्कश और कठोर हो गया। स्त्री क्या, पुरुष जो क्या हो गया, कर्कश और कठोर। मैं गलती से स्त्री बोल दिया,
और जो नर थे यानी कि जो पुरुष थे वो कर्कश और क्या हो गए, कठोर हो गए, है ना। पुरुष जो थे वो कर्कश और क्या हो गए, कठोर हो गए। कहीं भी जाते लड़ाई झगड़ा करते किसी से भी हो सकता तो वहाँ पे जान भी गंवानी पड़ती, लेकिन जब जान वो गंवाते तो ये नहीं सोचते कि ये मेरे जान के पीछे एक और जान है कि नहीं है, और उस जान अगर मेरी जान जाती है तो उस जान का जो है उसका सिंदूर पूछा जाएगा। ऐसा इस पुरुष कभी नहीं सोचे और पुरुष कर्कश और क्या हो गए, कठोर हो गए। आगे दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधि कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर के कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत नहीं मचता। महाभारत नहीं मचता कब, जब कुंती और गांधारी के बीच, जब कुंती और गांधारी के बीच क्या हुआ होता, वार्तालाप हुआ होता, तो महाभारत, उतना बड़ा महाभारत, दो परिवार कौरव और पांडव का विध्वंस नहीं होता। क्योंकि स्त्रियों के पास ना सहने की क्षमता, मनोदशा जो होता है एक दूसरे के प्रति उदार होता है, यही पुरुषों का कर्कश और कठोर होता है। इसलिए स्त्रियों के बीच जब ये बात हुआ होता तो शायद महाभारत मचता ही नहीं, और पुरुषों के बीच हुआ तो महाभारत का एक महाबवंडर उत्पन्न हो गया, जिसमें कौरवों का भी विनाश हुआ और कौरव के साथ साथ पांडवों का भी क्या हुआ, विनाश हुआ। आगे हालांकि जीत तो पांडवों की ही हुई थी। आगे देखते हैं, रामधारी से दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। रामधारी से दिनकर कहते हैं कि हमें स्त्रियों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम भी इन्हीं स्त्रियों के गर्भ से पैदा हुए हैं, तो ये स्त्रियां हमें इतना हक है कि उनका हम सम्मान करें। क्योंकि जितने भी इस भारत में चाहे इस पृथ्वी पर महापुरुष हुए वो किसी न किसी माँ के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे। तो इससे यह पता चलता है कि हमें स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों को वकालत की है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो ना और स्त्रियों के बारे में गांधी जी और कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, उनके भी बातों को क्या किया गया है, वकालत किया गया, उनके भी बातों को जांचा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी और रामधारी सिंह दिनकर जी तो स्त्रियों को सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स और उनका नाम क्या है, गांधी जी, वे लोग किस प्रकार के बात करेंगे उसमें बताया गया। स्त्रियों के सम्मान में जो कार्ल मार्क्स है और जो गांधी जी हैं वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है। उन्होंने गांधी जी को पोथी द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ को भी चर्चा की है ना। महात्मा गांधी द्वारा लिखी जो पाठ है, महात्मा गांधी की पोती एक पुस्तक लिखी थी, और पोती उनकी पुस्तक लिखी थी बापू मेरी माँ है, बापू मेरी माँ है। इस पाठ के बापू मेरी माँ है, बापू मेरी माँ है, बापू मेरी माँ है, महात्मा गांधी की जो पोती थी, महात्मा गांधी की पोती यानी कि पोती बोले तो नातिन है ना, हम लोग की भाषा में महात्मा गांधी की जो पोती थी उन्होंने एक पुस्तक लिखा था बापू मेरी माँ है, बापू मेरी माँ है। इस पर चर्चा की है, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। तो नारियों के गुण जो होता है उसमें दया है, उसमें क्षमा है। नारियों में ना दया होता है, क्षमा होता है, दूसरों के प्रति उदार की भावना होता है, इसमें कर्कशता नहीं होती, ये कठोर नहीं होती, ये दूसरों के प्रति सम्मान जानती है। तो इस पाठ में आपने देखा कि क्या क्या बतलाया गया और नारियों के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा है, तो आप लोग देखे ही। साथ ही साथ इस पाठ में और भी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं
वो ऑब्जेक्टिव के जरिए आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर से इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में काफी बेहतरीन ढंग से इस पाठ का ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं फिर से एक बार आने वाला हूं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। लेसन 1 बातचीत का उसने कहा था, और साथ ही साथ और संपूर्ण क्रांति, और ये जो लेसन है अर्धनारीश्वर, 4 वीडियो मैंने बनाया और इसका सारांश और साथ में ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को वो सारे टॉपिक चाहिए और सारांश के साथ उसका ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग जरूर इस नंबर पर मैसेज करें ताकि मैं आप लोग के पास इसका पीडीएफ भेज सकूं। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।